नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने सेफ्टी पढ़ा था और सेफ्टी में बहुत सारी चीजों पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज का जो क्लास है उससे आगे हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है? तो जल्दी से सभी बच्चों से गुजारिश है, एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आवाज आ रही है नहीं आ रही है। आप लोग खुश हैं और हमें लगता है कि बहुत खुशी मन से बैठे होंगे आज का लेक्चर सुनने के लिए, क्योंकि कल का एक जबरदस्त लेक्चर हुआ था। उसमें हम लोगों ने समझा था कि भाई सेफ्टी क्या होता है और सेफ्टी कितने तरह का होता है, जिसमें हमने समझा था कि सेफ्टी 3 तरह का होता है। जिसमें बताया गया था कि एक पर्सनल सेफ्टी होती है, इसके बाद मशीन सेफ्टी होता है और वर्कशॉप सेफ्टी होता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे तो ये समझे से थे कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसको हम लोग व्यक्तिगत सुरक्षा के उपकरण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और हमने समझा था कि 2 तरीके का होता है, एक समान पीपीई होता है और एक मैंडेटरी पीपीई होता है। मैंडेटरी पीपीई में सर की सुरक्षा, जिसके लिए हम हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं, और पैर की सुरक्षा, जिसके लिए हम जूते का इस्तेमाल करते हैं। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। और कुछ जनरल सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे में पढ़ा था, जैसे चलते हुए मशीन पे हम लोग उसके पार्ट्स को ना छुएंगे, ना तेल डालेंगे, ना रिपेयरिंग करेंगे। तमाम तरह के जनरल सेफ्टी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो लास्ट में लाइन कट गया था और लाइन कटने की वजह से हमारे कैमरे ऑफ हो गए थे और हम लोगों ने क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं किया था। तो चलिए जल्दी से हम लोग क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों से, ठीक है? तो फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए और एक बार सभी लोग लाइक करेंगे और देखिए कैसे मजा आता है, ठीक है? तो आज का जो पहला सवाल है आपके सामने स्क्रीन पे, इसके बारे में हम लोगों ने कल जिक्र किया था, लेकिन आज इस पे अच्छे से हम जिक्र कर लेते हैं, ठीक है? सब लोग कमेंट करेंगे, सब लोग आंसर का इसका आंसर को कमेंट करेंगे, ठीक है? तो आपके सामने जो स्क्रीन पर सवाल है, सवाल यह है कि इनमें से कौन सुरक्षा संस्थान और कंपनी के लिए होता है? इनमें से कौन सा सुरक्षा संस्थान या किसी कंपनी के लिए होता है? ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉर सेफ्टी इंस्टीट्यूशन और कंपनी? ठीक है। पहला है व्यक्तिगत सुरक्षा, जिसको पर्सनल सेफ्टी बोलते हैं। मशीन सुरक्षा, जिसको मशीन सेफ्टी बोलते हैं। व्यवसायिक सुरक्षा, जिसको ऑक्यूपेशनल सेफ्टी बोलते हैं। और वर्कशॉप सुरक्षा, जिसको वर्कशॉप सेफ्टी बोलते हैं। ये चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? आप जल्दी से कमेंट करिए और कमेंट करिएगा तो ऑप्शन को लिख कर कमेंट करिएगा, जिससे आपकी मेमोरी क्षमता बढ़ेगा, याद भी होगा, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है आप लोग कमेंट करेंगे और कमेंट जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है? चलिए फटाफट कमेंट करिए। मेरे साथ बहुत सारे लोग लाइव आ चुके हैं और सभी लोगों का स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सही आंसर का कमेंट करके जल्दी से कमेंट करिए। हैप्पी इलेक्ट्रीशियन सी बोल रहे हैं, शिवजीत कुमार डी बोल रहे हैं और आदित्य बोल रहे हैं कि भाई ए है। अभी तक सारे ऑप्शन कमेंट किए जा चुके हैं। शॉर्ट ट्रिक मैथ डी बोल रहे हैं, रंजन राजा डी बोल रहे हैं, ठीक है। टिंकू बीएसपीसीएल का एग्जाम कब होगा? तो बीएसपीसीएल का आज हम लोग मीटिंग में गए थे और बहुत सारी चर्चाएं हुई। बहुत जल्द एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाता है, संभवतः इस महीने आपको बता दिया जाएगा और आप तैयारी में लग रही है, ठीक है। और बीएसपीसीएल में भी ये सवाल पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे बच्चे सही भी बता रहे हैं और बहुत सारे बच्चे आंसर गलत भी कर रहे हैं। और इसी तरह के सवाल रेलवे में पूछा गया था और बच्चे बोरा के अंदर चले गए थे, ठीक है। तो चलिए बताते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो आपको बताने का प्रयास मैं कर रहा हूं। देखिए हमने पढ़ा था कि सुरक्षा जो होता है वो 3 तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? और कौन सी सुरक्षा? व्यवसायिक सुरक्षा, व्यवसायिक सुरक्षा, ठीक है ना। हमने पढ़ा था व्यवसायिक सुरक्षा जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। और 3 प्रकार कौन होता है? एक होता है पर्सनल सेफ्टी, पहला प्रकार। दूसरा मशीन सुरक्षा, ये पहला हुआ पर्सनल, दूसरा मशीन, और तीसरा हुआ हमारा, सॉरी तीसरा ये नहीं, तीसरा ये हुआ वर्कशॉप सुरक्षा, ठीक है ना। तो ये पहला है सुरक्षा का प्रकार में, पहला ये है, ये दूसरा है और ये हमारा तीसरा है। और आप जरा गौर करिएगा, ये तीनों सुरक्षा किसके अंदर में आता है? व्यवसायिक सुरक्षा के अंदर में आता है, मतलब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के अंदर में आता है तीनों। और आपको मैं बता दूं कि कंपनी और किसी कंपनी और संस्थान के लिए तीनों तरह की सुरक्षाएं होती है, ठीक है ना। बोला कि इनमें से कौन सी सुरक्षा कंपनी संस्थान के लिए है? तो भाई जो व्यवसायिक सुरक्षा होता है ना, ये कंपनी संस्थान के लिए होता है। ये 3 सुरक्षा के बारे में जो हमने पढ़ा था कल, ये तीनों सुरक्षा संस्थान कंपनी में अपनाया जाता है, इसलिए इसका आंसर सी होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चे इसका आंसर सही बताए होंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया।
नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो आपके सामने पर दूसरा क्वेश्चन है कि अंगूठी घड़ी वगैरह न पहने क्योंकि यह मशीन के घूमने वाले पार्ट्स में फंस सकते हैं। यह किस तरह का सुरक्षा है? पहला है व्यक्तिगत सुरक्षा, दूसरा है मशीन सुरक्षा, तीसरा है व्यवसायिक सुरक्षा और चौथा है आपका वर्कशॉप सुरक्षा। जल्दी से फटाफट आंसर बताइए आप लोग। और आप लोग क्या करिए कि सेशन को थोड़ा शेयर भी करिए यार। शेयर कुछ बच्चे नहीं कर रहे हैं, ये गलत बात है, ठीक है। और हमारे साथ लाइव में वसीम खान, जो एप्लीकेशन पर लाइव बच्चे हैं, चंदन कुमार, दिवाकर कुमार, सब लोग बोल रहे हैं कि पर्सनल सेफ्टी, ठीक है। और यहाँ पे ए आंसर आ रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया, सुंदर, सुपर, लव यू सबको। देखिए हमने कल क्या बताया था कि भाई अगर प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहले देखना है कि क्या ये आपसे संबंधित है। बोल रहा है कि घड़ी वगैरह ना पहने, तो घड़ी कौन पहनता है? घड़ी कौन पहनता है? तो हम घड़ी हम स्वयं पहनते हैं, हम घड़ी स्वयं खुद घड़ी पहनते हैं, स्वयं पहनते हैं। तो ये किसकी सुरक्षा की बात कर रहा है? घड़ी मत पहनो, मतलब आपको बोला है घड़ी मत पहनो, तो आप कौन है? स्वयं, मैं खुद हूं। तो ये व्यक्तिगत सुरक्षा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। छोटा सा सवाल था और सही सवाल था, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि सुरक्षा 3 तरीके का होता है, पर्सनल, मशीन और वर्कशॉप, ठीक है, जिसमें से यह व्यक्तिगत सुरक्षा का क्वेश्चन था। ओके, अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे है। अगला सवाल है कि व्हाट इज एक्सीडेंट? एक्सीडेंट क्या है भाई? जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन आपका ये डीएमआरसी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये डीएमआरसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक्सीडेंट क्या है, और ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा जाता है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए कि क्या है भाई। तो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे गुड्डू कुमार, राजकुमार, हरीश कुमार, तमाम बच्चे कमेंट कर रहे हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग। एसके सिंह बोल रहे हैं कि सर फीटर वाले के लिए भी दीजिए प्लीज यूट्यूब पर क्लास। इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन, जो इजी वे ग्लोबल यूट्यूब चैनल है उस पर रवि सर क्लास ले रहे हैं, बाबू जाकर देखो। और ये तो सेफ्टी फीटर वाला भी पढ़ता है, क्या दिक्कत है, पढ़ो। बच्चे अभी कमेंट कर रहे हैं डी। सारे बच्चे डी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं सारे बच्चे, डी कमेंट कर रहे हैं। ओके, तो आइए समझते हैं कि देखिए जो दुर्घटना क्या होता है। कल हमने बताया था कि दुर्घटना ऐसी एक घटना है जिसके लिए कोई योजना नहीं होती है, बिना योजना विहीन होता है, मतलब योजना विहीन, बिना किसी योजना का आता है, आपके इच्छा के विरुद्ध होता है। आप चाहते हैं कभी दुर्घटना हो, कभी नहीं चाहते हैं, तो आपके इच्छा के विरुद्ध होता है, बिना किसी योजना का होता है और अनियंत्रित होता है। घटना को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। दुर्घटना होती क्यों? क्योंकि नियंत्रण से बाहर होता है, इसलिए दुर्घटना होता है। अगर नियंत्रण में होता तो कोई घटना होता नहीं होता। तो योजना विहीन घटना को दुर्घटना बोलेंगे, अनियंत्रित घटना को दुर्घटना बोलेंगे और अनिच्छुक दुर्घटना को दुर्घटना बोलेंगे, घटना को दुर्घटना बोलेंगे। इसका मतलब उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज, डी वाला आंसर सही है, ठीक है। और सभी बच्चे बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया, नाइस, सुपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, इनमें से कौन सबसे आवश्यक पीपीई है? ठीक है, इसका आंसर जो बताएगा उसको 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। जल्दी से देखते हैं कौन आंसर बताता है। और इस तरह के सवाल रेलवे में पूछा गया था भाई साहब, रेलवे लौटा दिया था, है ना। तो देखो जल्दी से बताओ, कमेंट करके बताओ भाई, जल्दी से कमेंट करो। एप्लीकेशन पर सारे बच्चे बहुत बढ़िया से पढ़ रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, बहुत नाइस। सी, सी बोल रहे हैं। और बाबू सेशन को शेयर किया करो, ठीक है। शेयर एक बार स्टेटस में लगा दिया करो, ग्रुप में शेयर करो, और भी बच्चों को फायदा मिले इसका, ठीक है। चलिए, सभी बच्चे कमेंट कर रहे हैं यहाँ पे डी। डी आप लोगों का कमेंट है कि ऑल ऑफ दीज। अब इस 1 करोड़ का इनाम क्यों है? क्वेश्चन में दम है तभी तो है। अगर आप डी कर रहे हैं मतलब समझ लीजिए कि 1 करोड़ का इनाम दिया जा रहा है, तो क्वेश्चन में कौन बनेगा करोड़पति? क्वेश्चन में दम होता है, जब करोड़पति वाला प्रश्न होता है ना, तो वहां पर दम होता है। थोड़ा सा सोचिए, समझिए और समझ के आंसर देने का प्रयास करिए, नहीं तो बोरा में जाना तय है, ठीक है। आइए समझते हैं। बोल रहा है कि इनमें से कौन सबसे आवश्यक पीपीई है, ठीक है। सबसे आवश्यक, इस शब्द पर ध्यान देना है। और मोस्ट मैंडेटरी, ठीक है ना, वन ऑफ द बेस्ट। जैसे एग्जांपल के लिए बात करें कि आपके 2-3 दोस्त हैं, राम श्याम सोनू मोनू आपके दोस्त हैं, लेकिन आपसे कोई सवाल करे कि इन सभी में से सबसे बेहतर दोस्त कौन है,
तो कोई ऐसा दोस्त होगा जो आपको हर समय मदद करता होगा, जिसको आप बहुत ज्यादा पसंद करते होंगे, उसका नाम बताते होंगे। यहाँ सुरक्षा तो सब आवश्यक है, सब आवश्यक पीपी है, इसमें सब आवश्यक पीपी है, सब जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी क्या है ये पूछ रहा है। इनमें से सबसे आवश्यक बताइए, सबसे आवश्यक पूछ रहा है, सबसे आवश्यक, मोस्ट मैंडेटरी पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे जरूरी आपका हेलमेट है, सर की सुरक्षा सबसे जरूरी होता है, ठीक है ना। तो ये आपका डी सही है। बाकी लोग ऑल ऑफ दीज मार रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो बस इतना ही है कि सबसे वन ऑफ द बेस्ट किसी एक के बारे में पूछ रहा है, तो आपका हेलमेट होगा। अगर बाय द वे हेलमेट नहीं होता, इसके जगह पर कुछ और होता, आप पूछता कि सबसे बेस्ट, तो फिर आपका जूता होता, ठीक है। जूते के बारे में मतलब सर की सुरक्षा और पैर की सुरक्षा आप लोग को पढ़ाया है मैं कि मैंडेटरी में आता है, सबसे आवश्यक में आता है सर की सुरक्षा और पैर की सुरक्षा। अगर दोनों एक साथ आ जाए तो सर की सुरक्षा सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और यही तो मैंने पढ़ाया था कि सी वाला सही है, हेलमेट होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे सबसे बेस्ट नहीं पूछता, वन ऑफ द बेस्ट नहीं पूछता था, फिर कोई आवश्यक नहीं था, हम ऑल ऑफ दीज कर देते। केवल ये शब्द नहीं होता, इनमें से कौन आवश्यक पीपी है, तो सब जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी हेलमेट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो एक बार कमेंट करके बताओ मजा आया कि नहीं आया। और मजा आ रहा है तो एक बार सभी लोग लिखेंगे कि मजा आ रहा है, ठीक है। पैसा मिलेगा 1 करोड़, बिल्कुल मिलेगा बाबू, एग्जाम क्वालिफाई करके आओ और आपको 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा, ठीक है, बिल्कुल मिलेगा। एक बार कमेंट करिए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और बच्चे, जो बच्चे अभी तक क्लास को ज्वाइन नहीं किए हैं, बहुत जल्द हमारा मैनेजमेंट की तरफ से आदेश आ गया है कि इस ऑफर को हटाया जा रहा है, ठीक है ना। इसके जगह पे 2099 फी हो जाएगा, और बहुत ज्यादा ये फी बच्चे कंप्लेन करते हैं बाद में, क्योंकि बहुत सारा फैसिलिटी इसमें दी जाती है, इसी वजह से बढ़ जाएगा। 599 मिल रहा है, जिसमें आपको एक इलेक्ट्रीशियन का क्वेश्चन बैंक 12,000 का, और इस क्वेश्चन बैंक के अंदर में निमी का अलग सवाल दिया गया है, सारे सवाल, हाँ, सेट प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। और इसके अंदर में लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, जो अभी क्लास चल रहा है इसी का डेमो आप लोग मांग रहे थे, डेमो चल रहा है, ठीक है। डेमो का आगे चलता रहेगा क्लास, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आराम से अगर किसी को यूट्यूब पर पढ़ना है कि हमें पीडीएफ नहीं चाहिए, हमें स्टडी मटेरियल नहीं चाहिए, हमको व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ना है, हमको गूगल मीट पे बातचीत नहीं करना है, तो आराम से यूट्यूब पर पढ़िए, पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको सारा फीचर्स चाहिए कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड होना है, आपको स्टडी मटेरियल भी चाहिए, आपको रिकॉर्डेड क्लास भी चाहिए, आपको हमसे मीटिंग करना है गूगल मीट पे, है ना, ये सारे फीचर्स आपको क्वेश्चन बैंक के साथ ये 599 वाला क्लास में दिया जा रहा है, ठीक है। तो जल्दी से ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के लिए इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद आपको कहां जाना है, आपको जाना है ये मास्टर कोर्स में, ठीक है ना। और यही पे इलेक्ट्रीशियन का कोर्स मिल जाएगा, और जल्दी से आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, एक छोटा सा एड ब्रेक था, अब हम शुरू करते हैं। अब देखिए, पूरे विश्व में कहानी सुनिए, कहानी सुन सुन के मजा लीजिएगा, तो मजा आता रहेगा, ठीक है। तो और मजा के लिए कहानी को शुरू करते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सुनिए, कहानी क्या था कि पूरे विश्व में एक चीज देखा जा रहा था कि भाई जितने भी काम करने वाले लोग हैं, चाहे टेक्नीशियन हो चाहे लेबर क्लास के लोग हो, सबके साथ समस्या है कि उनके साथ लगातार काम कराया जा रहा है, लगातार काम कराया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, पैसे कम दिए जा रहे हैं, और कहीं भी नली में, नाले में, पहाड़ पे, धूप में, बारिश में, हर जगह काम कराया जाता है, और इंसानों के साथ ज्यादती की जा रही थी। इस पे काफी विचार विमर्श करने के लिए हमारे विश्व के 2 टॉप लेवल के संस्थाएं, जिस एक का नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको WHO बोलते हैं, ठीक है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग WHO बोलते हैं, और यूएन का ये संस्था है। और दूसरा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको ILO बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ILO, जिसको ILO बोलते हैं। एक मिनट भाई साहब, पानी पी लेने दीजिए। हो क्या रहा है ना कि थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं चल रहा है ज्यादा बोल दे रहा हूं तो खांसी आ जा रही है, कोई नहीं, कंट्रोल करते हैं, ओके। तो टॉप 2 संस्थाएं WHO और ILO, इन्होंने मिलकर चलिए क्षमा चाहते हैं, आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, कोई नहीं, मौसम का दिक्कत है बस तो वर्ल्ड की 2 संस्थाएं WHO,
जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, और आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, दोनों ने मिलकर एक मीटिंग रखा। और मीटिंग कहाँ हुआ था? तो मीटिंग 1995 में हुआ था। कहां पे? जिनेवा में हुआ था, ठीक है ना, नहीं लिखा हुआ है। द ज्वाइंट आईएलओ डब्ल्यूएचओ कमिटी ऑन ऑक्यूपेशनल हेल्थ, ठीक है ना, 1995 में जिनेवा में मीटिंग किया गया था, ठीक है। और इस मीटिंग का उद्देश्य ये था कि भाई जो काम करने वाले लोग हैं, जो टेक्नीशियन लोग हैं, जो आपके लेबर वाले लोग हैं, उनके साथ जाति ना हो, उनके साथ दिक्कत ना हो, उनके लिए सारी कंपनियों के लिए एक नियम तय किया गया कि भाई इसी नियम के तहत सबको आपको काम करना है, ठीक है। हेलो। तो तो क्या हुआ? तो इसके लिए 3 नियम निर्धारित किया गया। 3 नियम क्या था? तो 3 नियम में यहां पे लिखा हुआ, आपको हम समझाते हैं। पहला नियम था हमारा कि कामगारों के स्वास्थ्य और कार्य क्षमता को बढ़ाना और बनाए रखना होगा, ठीक है ना। जो भी कामगार होंगे, जो काम करने वाले लोग हैं, उनके स्वास्थ्य का और उनके कार्य क्षमता को बनाए रखना होगा। जब किसी कामगार का स्वास्थ्य को बनाए रखिएगा, उसके हेल्थ को ध्यान रखिएगा, उसके जो काम कर रहा है, काम के करते समय उसके खान पान का ध्यान रखेगा, तो ऑटोमेटिक कार्य क्षमता बढ़ जाता है। मतलब काम करने के जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वो बढ़ जाता है। उसको ध्यान रखना होगा आपको। अगर आप कोई कंपनी चला रहे हैं तो इन 2 चीजों को ध्यान में रखना होगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन था कि भाई जो कार्यस्थल है, तो कार्यस्थल के जो वातावरण है, और उस वातावरण को कार्य के स्वास्थ्य और सुरक्षा के अनुकूल बनाना होगा। समझिए कि कार्यस्थल के जो वातावरण है, जहां पे हम काम कर रहे हैं, तो वो कार्य के अनुकूल होना चाहिए, है ना। मान लीजिए कि ऐसा काम करा रहे हैं जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या ज्यादा है, बहुत गर्मी है, बहुत ठंडा है, तो इस तरह के चीजों में आपको कंपनी स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। आपको कंपनी वहां स्थापना करना है, वहां पे कार्यस्थल बनाना है जहां पे वातावरण सही रहे, और जो कार्य होगा वो स्वास्थ्य और सुरक्षा के अनुकूल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कंडीशन। और तीसरा कंडीशन था कि भाई जो कार्य संगठन है, जो कंपनी है, वो कार्य संस्कृति के अनुसार मददगार बनाना, जिससे सुरक्षा और स्वास्थ्य हमें सामाजिक तौर पे मदद करे और उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सके। तीसरा लाइन का मतलब समझिए, ये बोल रहा है कि वैसी जगह कंपनी का स्थापना करिए जहां पे कार्य संस्कृति लोगों को सूट करे। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए मंदिर है, मस्जिद है, बहुत सारे धार्मिक स्थल, और वहां पे आप दारू का दुकान खोल लीजिए, कि दारू की फैक्ट्री खोले हुए हैं, तो क्या वहां पे दारू की फैक्ट्री खोलना सही है? बिल्कुल गलत है। वो कार्य संस्कृति को सपोर्ट नहीं कर रहा है। मान लीजिए कहीं पे पूजा पाठ हो रहा है, मंदिर है, सामने मीट की दुकान खोल लीजिए, है ना, मुर्गे का दुकान काट कर मुर्गा खा रहे हैं, अंडे बेचे जा रहे हैं, तो वो भी गलत है। तो इस तरह का काम नहीं करना है कि वहां पर रहने वाले लोगों को कोई समस्या आ जाए, है ना। आप किसानों को खेत में अधिग्रहण करके फैक्ट्री बना दीजिए, वो भी सही नहीं है। तो इस तरह के चीजों को मना किया गया कि आप ये सब काम नहीं कर सकते, उस तरह कंपनी वहां पे नहीं खोल सकते। तो तीन तरह के कंडीशन आईएलओ और डब्ल्यूएचओ ने डाल दिया, और सारी कंपनियां आज इस तीनों नियम को फॉलो करती है। जो फॉलो नहीं करती है उनको ग्लोबली बैन कर दिया जाता है, मतलब पूरे विश्व में उनके माल को बेचा नहीं जा सकता है, कोई खरीदेगा नहीं। तो कोई भी कंपनी इतना बड़ा लेवल का घाटा नहीं सहती है, ठीक है। तो इस तरह से क्या किया गया कि नियम बना दिया गया कि भाई इस नियम को आपको पालन करना है, और सारी कंपनियां पालन करती है। और नियम कौन बनाया? डब्ल्यूएचओ और आईएलओ ने, ठीक ना। डब्ल्यूएचओ का मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ का मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब एक तो ये कहानी था। दूसरा है कि जहां भी हम लोग काम करते हैं तो कई प्रकार के खतरे होते हैं, ठीक है ना। अब खतरों के बारे में थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, हमें लगता है कि आप लोग सही से सुन पा रहे होंगे, ठीक है। सभी लोग क्लास सही से देख पा रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई समस्या? ओके। अब समझिए कि कार्यस्थल पे जो भी लोग काम करते हैं उनके सामने कई तरह के खतरों का सामना करना पड़ता है। उसी खतरों के बारे में हमें पढ़ना है, और इन खतरों के लिए कई सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। कई बार कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई
ये खतरा किस में आता है, यहाँ पर किस तरह के खतरे होते हैं, उससे सवाल पूछे जाते हैं और सवाल उलझ जाते हैं आप लोग। तो थोड़ा सा ध्यान से आप इसे देखेंगे। आइए देखते हैं। पहला आता है केमिकल हेडाज। ठीक है, अब यहां पर बोला है कि सामान्य तौर पे कार्यस्थल पे खतरों को 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया, 3 भागों में बांटा गया। ठीक है ना, 3 भागों में 3 ग्रुप में खतरों को बांटा गया, जिसमें से पहला ग्रुप होता है केमिकल वाला, जिसको बोलते हैं केमिकल हेडाज, मतलब रासायनिक खतरे। खतरा 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला खतरा है केमिकल हेडाज, जिसको रासायनिक खतरे बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि रसायनों से होने वाले खतरे को रासायनिक खतरों में रखा जाता है। ठीक है, रसायनों की वजह से जो खतरा होगा उसको रासायनिक खतरा बोलते हैं। सही सी बात है। इससे हमारे त्वचा, श्वसन तंत्र, फेफड़ों, आंखों एवं पाचन तंत्र इत्यादि प्रभावित होते हैं। केमिकल की वजह से क्या होता है कि केमिकल्स हमारे सांस के द्वारा या भोजन पानी के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है। तो सबसे पहले आपका स्किन खराब करेगा, श्वसन तंत्र खराब करेगा, फेफड़ा खराब करेगा, लीवर खराब करेगा, तमाम चीजें आपको डैमेज कर देगा। और आंख आंख में क्या होता है कि कई सारे केमिकल्स होते हैं जो हवा में मिले रहते हैं, उससे वजह से आंखों में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है ना, तो रासायनिक खतरे से ये सारे समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा इसी का पार्ट है कि रासायनिक गंध से श्रमिकों को एलर्जी होता है। कई सारे लोग होते हैं जिसको धूप से एलर्जी है, किसी को गंध से एलर्जी होता है, किसी को ठंड से एलर्जी होता है, तमाम तरह के एलर्जी होते हैं। लेकिन गंध से कई सारे लोगों को एलर्जी होता है, दम घुटने लगता है ना। तो जो ये भी खतरा क्या होता है, रासायनिक खतरा में ही आता है। अगर किसी को गंध से एलर्जी है या किस प्रकार का खतरा है, तो रासायनिक खतरा है ना। अगर आपसे सवाल पूछेगा, पूछा भी है कि भाई गंध से एलर्जी होना किस तरह के खतरों की निशानी है, तो रासायनिक खतरे की वजह से ये होता है और इसे रासायनिक खतरों में ही माना जाता है। ठीक है, अब समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट हम बात करें तो आता है श्रम शास्त्र खतरे। हिंदी में क्या होता है, श्रम शास्त्र खतरे, ये दूसरे नंबर पे। इसको इंग्लिश में एर्गोनोमिकल हेडाज बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें काम करते समय बोरियत महसूस होना, थकान होना, एक ही कार्य को बार बार करना, या एक ही काम को बार बार करने से थोड़ा सा खीस उत्पन्न होना। खीज मतलब होता है झलझलाहट टाइप का, है ना, मतलब काम करने का मन नहीं करना, और असहनीय शारीरिक मुद्रा में कार्य करना इत्यादि शामिल होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे श्रम शास्त्र खतरे में ये सारा चीज आपके शरीर से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, शरीर मतलब माइंड से और आपके शरीर से जुड़ा हुआ खतरा है। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें, बोरियत महसूस होना, ये आपके दिमाग को होता है। ठीक है ना, किसी अच्छा भी चीज को धीरे धीरे आपको उससे बोर होने लगते हैं। जैसे मान लीजिए मूवी देख रहे हैं और मूवी देखते देखते आपको पसंद नहीं है तो आपको बोर महसूस होता है। तो बोरिंग कब होती है, जब आपके दिमाग में उस तरह की चीजें हो जाती है कि भाई ये अच्छा नहीं है ना। तो ये दिमाग से ही उत्पन्न हुआ खतरा है। थकान होना, आदमी कब थकता है, तो दिमाग से ही आदमी क्या होता है, थक जाता है। और एक ही कार्य को बार बार करना, एक ही काम को बार बार करते हैं तो दिमागी रूप से ही आपको टेंशन होता है। ठीक है ना, तो ये सारे अगर दिमाग से रिलेटेड जो भी चीजें पूछी जाएगी उसको हम लोग श्रम शास्त्र खतरे में रखेंगे और एर्गोनोमिकल हेडाज में रखेंगे। ठीक है, तीसरा होता है फिजिकल हेडाज, जिसको फिजिकल मतलब शारीरिक रूप से बोल सकते हैं, शारीरिक खतरे। शारीरिक खतरे में डायरेक्ट आपको दिखे, फिजिकल मतलब जो आपको महसूस कर सकते हैं, है ना, और आपके अलावा और कई सारे लोग महसूस कर पाएंगे। इसमें क्या होता है कि आप खुद स्वयं महसूस करते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। लेकिन फिजिकल हेडाज में आपके अलावा और कई लोग जो वहां पे मौजूद होंगे वो भी महसूस करेंगे भाई ये खतरा है। जैसे इसमें हम बात करें कि बोरियत महसूस करना, तो केवल आप बोरियत महसूस करेंगे और कोई नहीं करेगा। हो सकता है किसी को मजा आ रहा है, किसी को बोरिंग लग रहा है, तो स्वयं के लिए एक खतरा है। इसके लिए श्रम शास्त्र खतरे बोलते हैं। ठीक है, लेकिन फिजिकल हेडाज में आपके अलावा कई सारे लोगों को एक साथ महसूस होता है, उसको फिजिकल हेडाज में रखा जाता है, शारीरिक खतरे में रखा जाता है। जैसे मशीनों से उत्पन्न दुर्घटनाएं, मशीन से कोई दुर्घटना उत्पन्न होगा तो सभी लोगों को दिखेगा, है ना, और सबको महसूस होगा। अत्यधिक शोर होना, बहुत ज्यादा तेज आवाज हो रहा है, ये सबके लिए हानि की बात है ना। कंपन होना, विकिरण इत्यादि जो होता है ये शारीरिक खतरे में आता है। इसके अलावा अत्यधिक गर्म में काम करना, अत्यधिक ठंडे जगहों पे कार्य करना, ये सारे खतरे किस में आते हैं, फिजिकल हेडाज में आते हैं, जो आपको फिजिकल रूप से, शारीरिक रूप से आपको डैमेज करता है, आपको परेशान करता है, और आपके साथ साथ वहां पे काम करने वाले जितने लोग हैं सबको परेशान करता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 तरह के खतरों के बारे में हमने चर्चा किया, और खतरे मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। क्या लिखा हुआ है कि खतरे यहाँ पे समान तौर पे 3 तरह का होता है। पहला केमिकल, जो केमिकल्स होता है। दूसरा जो आपके माइंड से
दिमागी रूप से जो चीजें परेशान करती है उसको हम लोग श्रम सास खतरे बोलते हैं। और तीसरा जो आपके साथ साथ और कई सारे लोगों को परेशान करे, जो आपको आंखों से दिखे महसूस हो, उसको फिजिकल हेडाज बोलते हैं। ठीक है, तो 3 तरह के खतरों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और इसके अलावा कई सारे खतरे होते हैं, है ना। ये तो मुख्य रूप से ये 3 खतरा हुआ, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे खतरे होते हैं जिसके बारे में भी हमको अध्ययन करना है। तो इसमें आता है बायोलॉजिकल हड़ास, मतलब जैविक खतरे। ठीक है, अब जैविक खतरा में क्या होता है कि जीवाणु और विषाणु से होने वाले संक्रमण को हम लोग जैविक खतरा कहते हैं। जीवाणु और विषाणु से होने वाले खतरा को हम लोग बायोलॉजिकल हेडाज या जैविक खतरा के रूप में जानते हैं। जैसे कोरोना क्या था, कोरोना एक वायरस था, है ना, और वो वायरस की वजह से फैल रहा था, एक से दूसरे में फैल रहा था। तो इस तरह के खतरे को हम लोग बायोलॉजिकल हेडाज में रखते हैं, जैविक खतरा में रखते हैं। ठीक है, इसका प्रभाव जैव उद्योगों, कृषि उत्पादों, पशु उत्पादों एवं रासायनिक उत्पादों से संबंधित कार्य करने वाले संस्थानों के कर्मचारियों पर अधिक पड़ता है ना। कहाँ पे ये खतरा ज्यादा दिखता है, तो जैव उद्योग है, जहां पे कृषि उत्पाद का उत्पादन किया जाता है, जहां पे पशुओं के लिए कोई फैक्ट्री बनाई जाती है, जहां पे रासायनिक का उत्पादन होता है, वहां के जो काम करने वाले लोग हैं उन पे ये खतरा ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, इसको बायोलॉजिकल हेडाज बोलेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल का मतलब होता है मनोसामाजिक खतरे, और मनोसामाजिक आपके दिमाग से जुड़ा हुआ एक खतरा है। किससे जुड़ा हुआ खतरा है, ये आपके दिमाग से जुड़ा हुआ है। जैसे ये सारे जितने पॉइंट्स लिखा हुआ है सब साइकोलॉजिकल में आता है, मनोसामाजिक खतरे में आता है। और यहां से पूछ देगा आपसे कि कार्य के संबंध में बार बार यात्राएं करना किस प्रकार का खतरा है ना। तो मनोसामाजिक में, साइकोलॉजिकल में क्या होता है, काम के अधिक घंटे, है ना। काम अगर आप ज्यादा कर रहे हैं, आपका दोस्त काम 8 घंटा कर रहा है, आपसे 9 घंटा काम कराया जा रहा है, तो आपको परेशानी होगी, आप परेशान होंगे, आप टेंशन में होंगे। ठीक है, प्रबंधक और मालिक से वैचारिक मतभेद, जो प्रबंधक है, जो मालिक है, उससे आपको नहीं पट रहा है, तो आपको काम करने में मजा नहीं आएगा, और मजा नहीं आएगा तो आप एक्सीडेंट करिएगा। कार्य स्थल से असंतुष्ट, है ना, आप जहां पे काम कर रहे हैं वहां से आप संतुष्ट नहीं है। जैसे राजस्थान वाले बच्चों को जो गर्मी में काम कर सकते हैं उनको कश्मीर में भेज दिया जाए ठंडों में काम करने के लिए, तो उनको ठंड बहुत ज्यादा लगेगा। और जो कश्मीर के लोग हैं उनको राजस्थान में भेज दो काम करने के लिए, तो उनको गर्मी बहुत ज्यादा लगेगी। तो कार्य स्थल से अगर आप संतुष्ट नहीं है तो वहां भी आप काम सही से नहीं कर पाएंगे और आपके साथ दुर्घटनाएं हो सकती है। ठीक है, वेतन कम और समय पर ना मिलना, वेतन आपको तो कम मिल रहा है और टाइम पर नहीं मिल रहा है, उससे भी आपको परेशानी होगा, उससे भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा कार्य के संबंध में बार बार यात्राएं करना, है ना, कार्य से संतुष्ट ना होना, साथी कर्मियों का अनुचित व्यवहार, कोई साथ आपका काम करने वाला है और आपको बार बार आपको परेशान किया जाता है, आपके साथ मजाक किया जाता है, तो आप भी वहां पर काम करना पसंद नहीं करेंगे। ये तमाम तरह के जो खतरे हैं उसको हम लोग मनोसामाजिक या साइकोलॉजिकल हेडाज बोलते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग को चोट पहुंचाने वाला चीजें हैं जिससे आप परेशान हो सकते हैं। तो आपसे एक बार सवाल पूछा गया था कि कार्य के संबंध में बार बार यात्राएं करना किस तरह के खतरा में आता है, तो क्या बोलेंगे आप लोग, मनोसामाजिक खतरे। ठीक है, चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने आता है एक और खतरा, जिसको बोलते हैं हम लोग विब्रोकास्टिक खतरा। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, विब्रोकास्टिक खतरा। इसमें क्या होता है कि जो ध्वनि से होने वाले खतरे होते हैं ना, इसको विब्रोकास्टिक हेडाज कहा जाता है। जो ध्वनि से होता है, जो साउंड से, आवाज से होता है, जो शोरगुल से होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विब्रोकास्टिक खतरे। मनुष्य अत्यधिक ध्वनि में लंबे समय तक कार्य करे तो वह अनेक बीमारियों का शिकार हो जाता है, जैसे कान संबंधित बीमारियां, है ना। बहुत ज्यादा साउंड में काम करिएगा तो आने वाले दिनों में आप कान का प्रॉब्लम होगा, कान से बढ़िया सुनाई नहीं देगा और ऊंचा सूझने का आदत पड़ जाएगा। ठीक है ना, और कान के जो झिल्ली होती है फट सकती है, जिससे क्या होगा, आप सुन नहीं पाएंगे। तो अगर आपसे पूछेगा कि अधिक ध्वनि में जो काम करता है उसको किस तरह के खतरों का सामना करना पड़ता है, तो आप बोलेंगे कि भाई विब्रोकास्टिक खतरे के सामना करना पड़ता है आपको। ठीक है, अब इसके अलावा हम बात करें नेक्स्ट, तो आता है हमारा मैकेनिकल हेडाज, जिसको यांत्रिक खतरा बोला जाता है। तो मैकेनिकल मतलब मशीन से जो भी खतरा उत्पन्न होगा उसको हम लोग यांत्रिक खतरे बोलते हैं, है ना। यांत्रिक मतलब मशीन हो गया या चलने वाला कोई सिस्टम, जिसको यांत्रिक बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रत्येक व्यवसाय में मशीनों या यंत्रों का उपयोग होता है, उन यंत्रों से होने वाले खतरे को यांत्रिक खतरा कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये बालक काम कर रहा था और ये हाइड्रोलिक मशीन से ये चपेट में आ गया और इसको चोट लग गया, मरेगा आप। ठीक है, इस तरह देखिए यहाँ पे ये इससे टकरा गया और ये मशीन का स्लॉटर है जो आगे पीछे कर रहा है, इससे ये धक्का लग गया इसको,
और इसको ये खतरा उत्पन्न हो गया। तो जो मशीनों से खतरा होता है उसको यांत्रिक खतरा बोलते हैं या मैकेनिकल हेडाज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे सामने इलेक्ट्रिकल हेडाज। तो इलेक्ट्रिकल मतलब विद्युत खतरे, तो जो विद्युत से खतरा उत्पन्न होगा उसको विद्युत खतरे बोलेंगे। जैसे कटे हुए बिजली के तार, कटे हुए बिजली के तार किस खतरे की निशानी है? तो इलेक्ट्रिकल विद्युत खतरा है। ठीक है, कटे हुए बिजली के तार में क्या होगा, आप सट जाएंगे, चिपक जाएंगे या छू देंगे तो आपको करंट मार देगा, मर जाएंगे आप। इसके अलावा सफाई में पानी का उपयोग करना, सफाई में पानी का उपयोग करना भी क्या होता है, विद्युत खतरे में आता है ना। सफाई में पानी का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, बिजली का झटका लग सकता है। खुले में छोड़े गए आउटलुट, है ना, खुला में आउटलुट छोड़ा गया मतलब जहां से इनपुट आपने सप्लाई किया और आउटपुट पे हो सकता है कि वहां पे प्लग लगाना हो, तार जोड़ना, उसको खुला में छोड़े, वो कवर नहीं किया गया, इंसुलेशन नहीं किया गया है, तो किसी ने गलती से पकड़ लिया तो क्या होगा आपको उसको बहुत बड़ा करंट का झटका लग सकता है, मर भी सकता है। ठीक है, कोई खराब उपकरण है और किसी को आपने दे दिया और उसने उसको उसमें बिजली का करंट फ्लो करा दिया, तो करंट फ्लो होगा तो खराब उपकरण क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, और शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग सकता है। ठीक है, तो ये तमाम तरह के खतरे आपके सामने देखने को मिलता है। बिजली वाला, इसको विद्युत खतरे बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा कि सफाई में पानी का प्रयोग करना किस तरह का खतरा होता है, तो विद्युत खतरा उत्पन्न हो सकता है वहां पे। ठीक है ना, बाकी खतरा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन विद्युत खतरा वहां पे हो जाएगा कि आपने सफाई में पानी का प्रयोग किया है। ठीक है, कंपनियों में क्या होता है ना कि बहुत सारे उपकरण होते हैं, बहुत सारे मशीनरी होती है जहां पे विद्युत का सप्लाई हमेशा रहता है और वहां पे पानी का इस्तेमाल करना सही नहीं रहता। ठीक है, नेक्स्ट है थर्मल हैजार्ड, विकिरण के खतरे। थर्मल हैजार्ड में क्या होता है कि जैसे एक्सरे हो गया, परावैज्ञानिक किरणें हो गया, नॉन आयोनाइजिंग विकिरण हो गया, इंफ्रारेड विकिरण, लेजर्स, अल्ट्रावायलेट विकिरण इत्यादि। मतलब वैसा लाइट जो हमारे जो नॉर्मल लाइट है उससे उसका जो टेंडेंसी होता है ज्यादा होता है। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं होता है, हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होता है। जैसे एक्सरे हो गया, एक्सरे को डायरेक्ट आपके शरीर पे इंजेक्ट करा दिया जाए तो आपके शरीर को छेद कर सकता है, आपके शरीर से पार होकर निकल सकता है बाहर। तो इस तरह की अगर सिस्टम में काम कर रहे हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं लीकेज होगा और उस लीकेज की वजह से आपके शरीर बहुत ज्यादा प्रभावित होगा, आप मर भी सकते हैं। तो इस तरह के इन्वायरमेंट में जिस तरह के खतरे पैदा होते हैं उसको थर्मल हेडाज बोलते हैं या विकिरण खतरे बोलते हैं। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप। अब नेक्स्ट होता है कि काउज ऑफ एक्सीडेंट, है ना। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट दुर्घटनाओं के कारण, क्या कारण दुर्घटना क्यों होता है और दुर्घटना होने के पीछे वजह क्या होता है। एक बार सब लोग कमेंट करके बताइए कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मजा आ रहा है तो प्लीज, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एक बार जरूर हमें बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, सब बढ़िया, बढ़िया समझ में आ रहा है सबको? सर बहुत नींद लग रहा है, बहुत नींद लग रहा है, इसलिए लग रहा है नींद क्योंकि आपके सपने अभी अंदर से जगे नहीं, अंदर से फील नहीं कर पा रहे हो कि हमें कुछ करना है। जिसको कुछ करना है, जिसके लिए लक्ष्य निर्धारित है, उसको नींद नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा। नींद उसी को लगता है जो अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि हमें जिंदगी में करना क्या है। जिसका अभी तक डिसाइड नहीं है कि जिंदगी में हमें करना क्या है, उसको तो नींद लगेगा बाबू, और उस नींद से आपको बचना होगा, नहीं तो ये नींद आने वाले दिनों के लिए बहुत खतरा साबित कर सकता है। ठीक है, तो नींद से बचिए और टेंशन मत लीजिए। बच्चे बोले पीडीएफ अपलोड कर दीजिए सर जी। ठीक है बाबू, पीडीएफ अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। संभवतः एक दो दिन में आपका पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, एक बार सब लोग कमेंट करिए कि अच्छा लग रहा है लेक्चर, मजा आ रहा है पढ़ने में, तो आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और बहुत पैनिक होकर नहीं पढ़ना, थोड़ा सा आराम आराम से हम एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, और थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, इसके बाद नोट्स बनाइएगा तो सब समझ में आएगा। ठीक है, एक बार कमेंट करो सब लोग। मोनू कुमार, पूजा कुमारी, राजा माथुर, अंजलि कुमारी, नमस्ते। नीतीश कुमार, भारती, मोनू, सत्य प्रताप, सत्य बिल्कुल कल क्लास चलेगा। नीतीश कुमार, रत्नेश, जय हिंद, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक था, अब शुरू करते हैं फिर से।
अब काउज ऑफ एक्सीडेंट, दुर्घटनाओं के कारण। देखो अभी क्या है ना कि छोटी छोटी कहानियां हैं, धीरे धीरे चीजों को हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो आपको थोड़ा सा और बढ़िया पढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा धैर्य के साथ सुनने का प्रयास करिए, सुनिएगा, सब याद हो जाएगा। तो अब हम पढ़ेंगे दुर्घटनाओं के कारण। क्या कारण हो सकते हैं? पहला का जो कारण होता है वो होता है टेक्निकल इशू। ठीक है ना, तकनीकी कारण। क्या होता है? तकनीकी कारण, जिसको टेक्निकल इशू बोलते हैं। इसमें क्या होता है? मशीनों की खराबी को टेक्निकल इशू बोल सकते हैं। ठीक है ना, खराब रख रखाव, बढ़िया से आप उसे रखते नहीं, उससे भी मशीनें खराब हो सकती है, दुर्घटनाएं हो सकती है। मशीनों को उचित घेराबंदी का अभाव, अगर मशीनों का उचित घेराबंदी नहीं है तो उसमें कोई भी जानवर, कोई भी लोग अचानक से प्रवेश कर जाएंगे और मशीनें नहीं चल पाएगी। ठीक है, अति भीड़ भाड़, बहुत ज्यादा हाईली भीड़ भाड़ एरिया में आप काम कर रहे हैं, वहां भी दिक्कत है, तो इससे क्या होता है? दुर्घटनाएं हो जाती है, और जो कर्मगार होता है, जो काम करने वाले लोग होते हैं, वो दुर्घटना ग्रसित हो जाते हैं। इसको टेक्निकल इशू में रखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इतना सारा चीज लिखा हुआ है, अब इसको ध्यान में रखिएगा कौन टेक्निकल इशू में आता है। ठीक है ना, अति भीड़ भाड़ भी क्या होता है? टेक्निकल इशू है। अगर पूछे कि अति भीड़ भाड़ से दुर्घटनाओं का कारण हो सकता है, अति भीड़ भाड़ दुर्घटनाओं का कारण हो सकता है, ये कौन सी दुर्घटना का पार्ट है? तो क्या बोलेंगे आप लोग? टेक्निकल कारण है, टेक्निकल इशू है। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी चीजें से पूछता है सवाल और आप लुढ़क जाते हैं। और दूसरा है व्यक्तिगत कारण, कई खुद के वजह से भी दुर्घटनाएं होती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, अनुचित भर्ती। अब सीमा रेखा पर युद्ध लड़ना है और जिसको कलर विजन है, दिखता ही नहीं है रात में, उसका अपने आर्मी में भर्ती ले लिया है, तो क्या वो लड़ पाएगा पाकिस्तान से? बिल्कुल नहीं लड़ पाएगा। ठीक है ना, तो कभी भी जो काम के लिए जो व्यक्ति को होना चाहिए मेडिकल, वो मेडिकल पास या उस तरह के मेडिकली फिट लोगों को ही हम भर्ती करेंगे। अनुचित भर्ती की वजह से भी क्या होता है? काम नहीं होगा, दुर्घटना हो जाएगा। स्थानांतरण में असावधानी, आपने किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं, ड्यूटी लगा रहे हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्या व्यक्ति वहां पर काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। मान लीजिए जो कश्मीर वाला व्यक्ति है उसको जयपुर में काम दे दिए और जयपुर वालों को श्रीनगर में काम दे दिए, मतलब ठंडे प्रदेशों में। तो राजस्थान वाला गर्मी में काम बढ़िया कर सकता है, कश्मीर वाला ठंडे में बढ़िया काम कर सकता है, तो दोनों को उसी तरह के लोकेशन पर हम काम देंगे, है ना। तो कभी भी ट्रांसफर में अगर दिक्कत करिएगा तो वो व्यक्तिगत वजह से दुर्घटनाएं हो सकती है। ठीक है, उपेक्षा, कोई काम कर रहा है उसको आप सपोर्ट नहीं कर रहे, मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? उपेक्षा की वजह से वो काम गलत करेगा और दुर्घटना का शिकार हो सकता है। अपर्याप्त पर्यवेक्षण, जो सुपरवाइजर है वो बार बार देख रेख नहीं कर रहा है, तो जो काम करने वाले लोग होते हैं वो काम को सही ढंग से नहीं करेंगे और दुर्घटनाएं हो जाती है। ठीक है, इत्यादि उससे क्या होता है? दुर्घटनाएं हो सकती है। इसके बाद साइकोलॉजिकल काउज, मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण में क्या होता है कि इसमें आता है कि भाई जो आपके विचार है, जो आपके दिमाग में जो चीजें चल रही है, उसके वजह से कोई दुर्घटना होता है, उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। जैसे कोई भी कामगार है जो जिसका मनोबल ऊंच नहीं है, वो अपने मन से काम नहीं कर रहा है, जैसे जैसे काम को निपटा रहा है। मान लीजिए आपको गाड़ी चलानी है, सैनिक वाली जो गाड़ी होती है, आप उसको चलाने की जिम्मेदारी, आप गाड़ी चलाइए सैनिक वाला, और आप मन से गाड़ी नहीं चला रहे तो क्या करेंगे आप? कहीं एक्सीडेंट कर जाएंगे, कहीं पहाड़ से नीचे गाड़ी खाई में गिर जाएगी, है ना। मनोबल की कमी नहीं है, आप में अंदर मनोबल गिरा हुआ है तो आप काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उनको उचित सलाह ना मिलना, कई बार लोगों को उचित सलाह नहीं मिलता है, मोटिवेट नहीं रहते हैं, इसके वजह से भी क्या होता है? एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए, मतलब उचित सलाह नहीं मिलता है, इस वजह से अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो साइकोलॉजिकल काउज होता है। ठीक है ना, मनोवैज्ञानिक कारण होता है। इसके अलावा बहुत सारे अलग भी कारण है जिसकी वजह से दुर्घटनाएं होती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें, रुचि का अभाव, अगर आपके अंदर काम करने की रुचि नहीं है उससे भी दुर्घटनाएं होती हैं। उत्सुकता, क्यूरियोसिटी, बहुत ज्यादा उत्सुकता है भाई कि हमको ये काम करना है। जैसे मान लीजिए आपके घर में नया नया बाइक खरीदा गया है, आपके अंदर क्यूरियोसिटी इतना है कि भाई ये तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, एकदम बहुत मजा आ जाएगा, और मजा के चक्कर में गाड़ी स्टार्ट के चल दिए, मतलब अति उत्साहित है। उस कंडीशन में क्या हो सकता है कि उस वजह से दुर्घटनाएं हो सकती है ना। बहुत ज्यादा उत्साह में चीजें गलत हो जाती है। इसके अलावा ओवर अनुशासन की अनुपस्थिति, अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, इससे भी दुर्घटनाएं होती है। रोड पे बोला जाता है कि बाएं साइड चलिए,
जहां पे ट्रैफिक है वहां पे रुकिए। आप ट्रैफिक के सिग्नल रेड देख के भी गाड़ी चला रहे हैं, दुर्घटनाएं हो जाएगी, मतलब अनुशासन की कमी है। बाएं की जगह दाएं चल रहे हैं भी दुर्घटनाएं हो जाएगी। तो अगर अनुशासन में नहीं चलते हैं तो दुर्घटनाएं होती हैं। ओवर कॉन्फिडेंस की बात करें, आपको साइकिल चलाना आता है, साइकिल डेली चलाते हैं, और अचानक से आप बोले कि हम बाइक भी चला लेंगे, क्योंकि बाइक में भी दो चक्का होता है और साइकिल में भी दो चक्के होते हैं, करना क्या है, दोनों तो वैसे ही चलता है, हम चला लेंगे। बाइक में तो और भी है कि पेंडल नहीं मारना है, पेट्रोल से चलेगा, आराम से चला लेंगे, और गए चलाने एक्सीडेंट करके आएंगे। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से होगा कि भाई साइकिल चलाने वाला कभी मोटरसाइकिल नहीं चला सकता, उसके लिए उसको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, ठीक है। कार्य करेंगे गलत विधि, अगर गलत तरीके से काम कर रहे हैं उससे भी दुर्घटनाएं हो जाती है ना। बूस्टिंग, दम भरना, कई बच्चा बोलता है हम तो यूपीएससी क्वालिफाई करेंगे, हम डीएम बनेंगे। भाई ये आप बूस्टिंग कर रहे हैं, दम भर रहे हैं, आपको ढंग से इलेक्ट्रिशियन का क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं और सपना है कि हम यूपीएससी क्वालिफाई करेंगे, तो ऐसी तरह का दम नहीं भरना चाहिए, जो सामने उसको करिए पहले, है ना। सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने आप को बूस्टिंग मतलब गलत तरीके से सपना दम्भ करना, घमंड करना, वो गलत बात होता है, ठीक है। कार्य का गलत योजना, आप गलत प्लानिंग से कार्य करिएगा, इसके वजह से भी दुर्घटनाएं होती है। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें, जिस दिन पुलवामा अटैक हुआ था, चाहे जो अभी हमारा 26 हमारे भारतीय नागरिकों को पाकिस्तान के द्वारा मारा गया था, और उसी दिन भारत की सेना अटैक कर देती, तो भाई एक भी आतंकवादी को हम नहीं मार पाते, लेकिन 15 दिन बाद अटैक किया हम लोगों ने, प्लानिंग के साथ किया, तो देखिए आज पाकिस्तान घुटने पर आ गया, है ना। तो अगर गलत तरीके से आप प्लानिंग करिएगा, योजना करिएगा, तो वो सक्सेसफुल नहीं होता और वो दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है। अनुभव की कमी, अगर आपके अंदर अनुभव कम है, उससे भी दुर्घटनाएं होती है। आप बाइक खूब चलाना जानते हैं, बढ़िया चाहते हैं, चलाते हैं, लेकिन अगर आपको भीड़ भाड़ में चलाने का ट्रेनिंग नहीं मिला हो, आपको बारिश में, ठंड में, गर्मी में, आंधी में, तूफान में, और चीजों को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, तो केवल बाइक चलाने से आप बाइक चला लेंगे, ऐसा नहीं कहा जा सकता है ना। तो एक्सपीरियंस से कई सारी चीजें आपके अंदर इंप्रूव होती है, इसकी वजह से आप काम को बढ़िया से करते हैं। तो अगर अनुभव की कमी है तो काम को बेहतर ढंग से आप नहीं कर पाएंगे। अज्ञानता, अगर आपको ज्ञान नहीं है चीजों का, तो आप कर रहे हैं तो भी आपको दुर्घटनाओं का शिकार हो सकते हैं। अपर्याप्त रख रखाव, अगर रख रखाव सही से नहीं करते हैं मशीनों का या खुद का, उससे भी दुर्घटनाएं हो सकती है। ह्यूमन इरर्स, ह्यूमन इरर का मतलब हुआ मानवीय भूले, है ना। आदमी की खुद की गलती से भी क्या होता है, मतलब खुद के भूल से अचानक से आप भूल गए, याद नहीं रहा, जैसे कंपनी में काम करने गए और हेलमेट भूल गए लगाना, और उसी दिन आपके सर पर कुछ गिर गया तो आप मर गए। तो आपके भूल की वजह से, हेलमेट नहीं पहने इसकी वजह से आप एक्सीडेंट करके मर गए, इस वजह से भी क्या होता है, एक्सीडेंट हो सकता है। जल्दीबाजी, एकदम कीड़ा काटा हुआ कि हम जल्दी जाएंगे जल्दी जाएंगे, उसकी वजह से भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। सफाई व्यवस्था का सही नहीं होना, है ना। फर्श जहां पे आप काम करें वहां पर फिसलन ज्यादा, अचानक से फिसल गए तो गिर जाएंगे, है ना। गंदगी बहुत ज्यादा है, डस्ट बहुत ज्यादा है, तो वहां पे आप काम नहीं कर पाएंगे। गलत पोशाक पहना, जींस टी शर्ट पहन के हीरो बन गए, शाहरुख खान बन के गए हैं काम करने, तो वहां भी प्रॉब्लम होगा। हाँ, जिस तरह का ड्रेस होना चाहिए उस तरह का ड्रेस पहन के काम करना होगा। मशीनों की स्थिति, मशीन का कंडीशन खराब है, पुरानी मशीन पे काम कर रहे हैं, किसी दिन आपको धोखा दे सकता है। सुरक्षा उपायों को ना अपनाना, अगर आप सुरक्षा उपाय को नहीं अपना रहे, उसके वजह से भी आपका क्या हो सकता है, दुर्घटना हो सकता है। तो ये तमाम कारण है जिसकी वजह से दुर्घटनाएं हो सकती है, ठीक है। लेकिन इन सबके बीच हमने पढ़ लिया कि दुर्घटनाएं क्यों होती है, उसके कारण क्या है, ठीक है। इतना सारा कारण है, तो चलो जल्दी से आंसर करो, ठीक है। अभी हमने आपको पढ़ाया, क्या पढ़ाया और कितना आपको समझ आया, इसके बारे में आपसे सवाल हम पूछ रहे हैं। जल्दी से फटाफट मेरे प्यारे बच्चे एक बार कमेंट करिए, कमेंट करिए मतलब क्वेश्चन का आंसर करिए। अश्वनी पांडे, पाकिस्तान मुर्दाबाद, बिल्कुल मुर्दाबाद। इसके झा पीडीएफ सर चाहिए, अब झा जी आपको भी पीडीएफ चाहिए, सही बात है ना। तो चलिए झा जी आपको पीडीएफ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें लगता है कि ये झा देखिए यूट्यूब पर बोलना काफी मुश्किल काम है, कोई नहीं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सुमित लकड़ा प्रशांत देखिए इसमें कोई स्टूडेंट है इसके झा नाम से अपना कमेंट कर रहा है, मैं उनके बारे में चर्चा कर रहा हूं, ठीक है। सब लोग बोल रहा है ए, ऑप्शन ए। जी बिल्कुल झा जी, आपको पीडीएफ हम देंगे, कहाँ हाथ में दे दें, कहाँ पीडीएफ लीजिएगा।
आप या तो ऑफिस आके ले लीजिए। यूट्यूब पे जो बच्चे पढ़े उनको पीडीएफ कहाँ दें यार, सोचते हैं कहाँ देंगे आपको, ठीक है। बिल्कुल प्लीज, मिलेगा मिलेगा। डीके आर्मी ए लिख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे का जवाब ए आ रहा है। और एप्लीकेशन वाले सो गए क्या यार तुम लोग? एप्लीकेशन वाला काहे नहीं कमेंट कर रहा है जी? एप्लीकेशन पे क्या होता है, पढ़ते पढ़ते सो जाता है, सब घूमते रहता है, खाना खाते रहता है, ठीक है। लोकेश ए बोल रहे हैं, बिल्कुल। अनीश कुमार ए बोल रहे हैं। जो जो कमेंट नहीं कर रहा है ना, वो तो कर्ण वाला हाल होगा। जब आपको बुद्धि का आवश्यकता पड़ेगा ना, उस दिन आपकी बुद्धि सारी खत्म हो जाएंगी। महाभारत के युद्ध में कर्ण जब लड़ रहा था, अचानक से रथ का पहिया खराब हुआ और पहिया को ठीक करने उतरा, तो अर्जुन ने उसको आराम से वध कर दिया। क्यों? क्योंकि उसका बुद्धि मारा गया था, उसको नहीं उतरना चाहिए था। उतारा भी तो नीचे से लड़ाई करनी चाहिए, युद्ध लड़ना चाहिए था। तो वही बात है कि जब आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको कमेंट करने कहा जा रहा है, तो आप एक कमेंट टाइप नहीं कर पा रहे हैं और आप सोचते हैं कि रेलवे में, इसरो, डीआरडीओ में नौकरी मिल जाए। तो बाबू थोड़ा सा मेहनत करना सीखो, ठीक है। यहाँ पर हम चिल्ला चिल्ला के पागल हो जा रहे हैं और आप नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करिए। तो इसका आंसर होगा आईएलओ। का मतलब क्या है? तो आईएलओ मतलब होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये होगा, ठीक है। ओके, बाकी गलत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डब्ल्यूएचओ का मतलब क्या होता है? चलो जल्दी से बताओ। डब्ल्यूएचओ का मतलब क्या होता है बाबू? अच्छा, आप लोग आंसर कर दिए हैं। राधे श्याम पाठक। डब्ल्यूएचओ का आंसर क्या होगा भाई? रणवीर गोस्वामी, पूजा कुमारी, हैप्पी, हेलमेट कुमार, ललित बाबू, सुकेश चौधरी, चंदन, अनिकेत मेहता, निर्मला साहू, रणवीर गोस्वामी, कोई बी लिख रहा है, इंजीनियर विकास राज, नीतीश कुमार भारती, रवि कुमार। सब लोग का एक कमेंट है, सब लोग लिख रहा है ए। ए का मतलब हुआ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। क्या होगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये होता है। डब्ल्यूएचओ का मतलब ए सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है। डब्ल्यूएचओ और आईएलओ का बैठक कब हुआ था जिसमें व्यवसायिक स्वास्थ्य को लेकर 3 बातों पर सहमति बनी थी? कब हुआ था जी? इसका आंसर बताओ। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग जल्दी से। और हमारे राधे श्याम पाठक, अनिकेत वर्मा, हरीश कुमार, विष्णु कुमार, सतेंद्र सिंह, सभी लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, सुपर। बताइए आईएलओ और डब्ल्यूएचओ का बैठक कब हुआ था, कौन बताएगा? तो कोई आर्मी गेमर बी, सोनी कुमारी ए, विकास राज डी, सुधाकर पाल बी, एस के झा 1995, सोनी कुमारी। झा जी बताइए जल्दी से। झा जी कितना लिखे हैं भाई? 1995, बिल्कुल सही है भाई। 1995 ऑप्शन डी सही है, ठीक है ना। अभी हमने पढ़ाया था ना, जस्ट पढ़ाया था, सब लोगों को मालूम ही होगा। नेक्स्ट है, कार्यस्थल पर होने वाले खतरे मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है ना। खतरे बाबू बहुत तरह के होते हैं, लेकिन लिखा है मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। मुख्यतः खतरे बहुत तरह के होते हैं, लेकिन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में चर्चा किया है। जल्दी से बता दो। 1995 जिनेवा में सुकेश बोला है, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये बताओ कि कार्यस्थल पर होने वाले खतरे मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ओके। कार्यस्थल पर होने वाले खतरे को मुख्यतः 3 प्रकार में बांटा गया, निम्नलिखित का सही का चयन करें। बोल रहा है कि कार्यस्थल पर होने वाले खतरे मुख्यतः 3 प्रकार में बांटा गया है, निम्नलिखित में सही का चयन करें। इसमें से वो तीनों में से कौन खतरा सही है? रासायनिक खतरा, श्रम शास्त्र खतरा, भौतिक खतरा, उपयुक्त श्रमिक, कौन सही है भाई? इसके आंसर करिए आप जल्दी से, फटाफट, देर न करिए।
सर बीएपीसीएल के बारे में कुछ अपडेट दीजिए। बिल्कुल अपडेट देते हैं, बस क्वेश्चन कंप्लीट होगा और बीएपीसीएल के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, ठीक है। सोनी कुमारी बी, सुमित डी, अरविंद, अच्छा बताते हैं अरविंद, सुमित लाकरा डी, अनिश जादव डी, रणवीर गोस्वामी ऑल, प्रशांत सिंह झा जी डी बोल रहे हैं। भाई नाम चेंज कर लो, नहीं तो युद्ध हो जाएगा फिर, ठीक है ना, यूट्यूब पे युद्ध हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा ऑल ऑफ दिस, डी होगा, ठीक है, क्योंकि तीन तरह का होता है और तीनों नाम सही है। रासायनिक खतरा भी होता है जिसको केमिकल हेडाज बोलते हैं, श्रम शास्त्र खतरा होता है इकोनॉमिकल हेडाज बोलते हैं, और भौतिक खतरा को फिजिकल हेडाज बोलते हैं। तीनों सही है हमारा, इसलिए हमारा डी होगा, ऑल ऑफ दिस सब सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, जैविक संक्रमण किस खतरे के अंतर्गत आता है, बताइए इसको। जैविक संक्रमण किस खतरे के अंतर्गत आता है, कौन बताएगा? चलिए बताइए जल्दी से, झा जी किधर हैं, बताओ जल्दी से। शमशेर अंसारी डी, निर्मला साहू, एनटीपीसी का वैकेंसी कब आएगा? ये इसके बारे में चर्चा करेंगे, पहले हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। फरहान शेख सी बोल रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा इधर भी मैं घूम लूं। अनिकेत वर्मा बी, चंदन कुमार बायोलॉजिकल हेडाज, विष्णु। तो यहाँ पे जैविक संक्रमण किस खतरे का अंतर्गत आता है? देखिए जैविक संक्रमण जो होता है वो आता है बायोलॉजिकल में, ठीक है ना, ये केमिकल में नहीं आता, ध्यान रखें, केमिकल नहीं होगा, मनोसामाजिक नहीं होगा और यांत्रिक नहीं होगा। तो किस में होगा? बायोलॉजिकल, जैविक खतरा, ठीक है। ओके ओके। नेक्स्ट है हमारा, काम से संतुष्ट न होना किस तरह के खतरे का अंतर्गत आता है? अगर काम से संतुष्ट नहीं है तो किस खतरे के अंतर्गत इसको रखा जाएगा, बताइए। अश्वनी पांडे ए, अनीश कुशवाहा बी, फरहान शेख सी, हैप्पी हेलमेट डी, सोनी कुमारी सी, शॉर्ट ट्रिक 1, ठीक है। इधर अनिकेत वर्मा, विष्णु, अंकित, सुमित, हरीश, सतेंद्र, सब लोग सी लिख रहा है, ओके। सी मतलब काम से संतुष्ट न होना, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो काम से संतुष्ट नहीं तो ये आपके माइंड पे प्रेशर देगा, काम से मजा नहीं आ रहा, काम करने पढ़ने में मजा नहीं आ रहा। कहां से आवाज आ रही है? माइंड से आवाज आ रही है, दिमाग आपको बताता है कि भाई काम सही नहीं है यार, बंद करो ऐसा काम। तो मतलब ये मनोसामाजिक है, ठीक है ना, मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिकल है, मनोवैज्ञानिक खतरा है, साइकोलॉजिकल है, ठीक है। क्योंकि रसायन में रासायनिक वाला होता है, भौतिक में जो ठंडा गर्म ये सब महसूस होता है, ठीक है। यांत्रिक में मशीन वाला होता है, केवल यही बचा हुआ है, ठीक है। अभी सब पढ़ाए आपको याद होगा, ठीक है। अगला सवाल, ध्वनि से होने वाले खतरे का सही चुनाव करें। कौन होगा भाई? ध्वनि से होने वाले खतरे का सही चुनाव करें। पिंकी रॉय सी, सोनी कुमारी सी, चंदन कौशिक सी, सोनी कुमारी, अरे बी, पिंकी सी, कहाँ गए और लोग? फरहान शेख ए, आर एस पाठक। पीडीएफ के बारे में बताइए, बताते हैं बाबू, पहले बी। पीडीएफ के बारे में यही है कि आप ले लीजिए कोर्स, 599 में बहुत कुछ मिलेगा। अभी तो आपको मीट पे भी बातचीत करेंगे, है ना, सब चीज आप यूट्यूब पे ही खोजिएगा तो कहाँ से मिलेगा? थोड़ा सा 200-400 रुपया खर्चा किया करो यार, तुम लोग पढ़ने लिखने के लिए 500 का तक कॉपी खरीद लेते हो, है ना, जाकर सिनेमा देख लोगे, मोबाइल रिचार्ज कर लोगे, और इतना 2000 कोर्स को 500 में कर दिया गया है। तो आपको थोड़ा सा चाहिए कि कर लीजिए, बहुत कुछ इसमें कराएंगे। पहली बार आप लोग ऑनलाइन पढ़ाने आए हैं तो मान के चलिए इतना कंटेंट देंगे, इतना कंटेंट देंगे कि आपको इतना में कोई देता नहीं होगा। और एक एक सवाल को, यूथ का जितना सवाल है, प्रीवियस ईयर में जितने प्रश्न पूछेंगे, सारे प्रश्नों को हम यहाँ पे इस तरीके से कराएंगे ना तो आपको याद रहेगा, कहीं भूलिएगा नहीं, ठीक है। अभी देखिए कितने मजे से आप इसका आंसर बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अभी आपने पढ़ा है, जस्ट आप पढ़े हैं, जस्ट, है ना, इसीलिए बता रहे हैं। इसी तरह सारे क्वेश्चन को पढ़वा देंगे, ठीक है। तो देर मत करिए, थोड़ा सा पैसे वगैरह खर्च करिए, मैनेजमेंट है, सब चीज हम अगर यूट्यूब पे देंगे तो हमारा मैनेजमेंट, हमारे सिस्टम भी थोड़ा सा नाखुश हो जाएंगे। तो आप थोड़ा सा मेहनत कर नोट्स बना लीजिए, है ना, कोई समस्या नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब तो आपके सामने है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स का मास्टर कोर्स बाबू आएगा, पहले इसको कर लेते हैं। अच्छा, आर एस पाठक कोर्स लिए हैं तो कोर्स के अंदर पीडीएफ बहुत जल्द हम अपलोड कर देंगे, वहां स्टडी मटेरियल करके, है ना, स्टडी मटेरियल करके कोर्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है।
तो इसका आंसर क्या होगा? ध्वनि से होने वाला खतरा। ध्वनि से किसे होता है भाई? सब लोगों को मालूम है, ए होगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं ए। यही है ना? सही बताओ, ए है ना? चलो ए है, सब लोग एक कमेंट कर रहा है। सी कहां से होगा? ए होगा, ठीक है। चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। इनमें से दुर्घटनाओं का सही कारण क्या है? दुर्घटनाओं का सही कारण क्या है बाबू, बताओ। और सुनो, लाइक जरूर कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है ना? सर्टिफिकेट नहीं मिलता है भाऊ डीआरएम भोपाल। पिंकी, हैप्पी, हेलमेट, चंदन, सुरेश, सब लोग ए बता रहा है। दुर्घटनाओं का सही कारण टेक्निकल इशू, व्यक्तिगत कारण, मनोवैज्ञानिक कारण, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जिस कारण के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं हो, ठीक है ना, जिस कारण के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं हो, उसको टेक्निकल इशू बोल दीजिए, ठीक है ना? क्या बोल दीजिए? टेक्निकल इशू। जिस जिस चीज के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं हो, उसको टेक्निकल इशू बोल दिया जाता है ना? तो दुर्घटनाओं का सही कारण क्या होता है? टेक्निकल इशू। इसमें सब आते हैं, है ना? सब आते हैं, क्योंकि स्पष्ट जानकारी नहीं है तो भाई टेक्निकल इशू है ना? हम भी लिख देते हैं, जिस दिन क्लास नहीं चलता लिख देते हैं कि टेक्निकल इशू के कारण क्लास नहीं हुआ। तो टेक्निकल इशू हो सकता है नेटवर्क खराब हो, तबीयत खराब हो, लाइट नहीं हो, कंप्यूटर खराब हो, कुछ भी हो सकता है। ओके, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है हमारा, उचित सलाह न मिलना यह किस प्रकार का दुर्घटनाओं का सक्रिय कारण है? बताओ। उचित सलाह न मिलना, किसी को उचित सलाह नहीं मिल रहा है, इनमें से कौन सा कारण हो सकता है? अंकित लकड़ा, राधेश्याम पाठक, सुमित, राहुल कुमार। क्यों लाइव नहीं हटे बाबू? सब आपके सामने है, जल्दी से कमेंट करो। और आप लोग ना ये टाइप कर दिया करो, थोड़ा सा समझ में आए ना किस क्वेश्चन के बारे में आप लोग बोल रहे हैं। ऑप्शन को टाइप कर दिया करो, ठीक है? अश्वनी, इसके जहां ग्रुप डी के बारे में क्या हुआ सर? ग्रुप डी के बारे में बताएंगे, सब बताएंगे। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं पहले। उचित सलाह न मिलना, उचित सलाह नहीं मिलता है भाई, तो हम लोग पढ़े ना कि उचित सलाह न मिले साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, मनोवैज्ञानिक कारण होता है, ठीक है ना? उचित सलाह न मिलना आपके माइंड को स्ट्रेस करता है, माइंड से संबंधित है, तो साइकोलॉजिकल में आएगा, ठीक है? क्या होगा? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो ये अब क्वेश्चन खत्म हो गया। ये तो पढ़ा नहीं, हम लोग पढ़े हैं क्या? ये अभी नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना? इसको अभी पढ़ना है हम लोगों को। फर्स्ट एड अब कल पढ़ेंगे हम लोग, है ना? ये फर्स्ट एड नहीं पढ़े हैं। यहाँ से हम लोग कल शुरुआत करेंगे फर्स्ट एड से, और कल पढ़ेंगे। तो यहाँ से नेक्स्ट फर्स्ट एड के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछा गया है, सारे एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं, फर्स्ट एड से प्रश्न आता ही आता है। तो फर्स्ट एड को कल हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। जो एप्लीकेशन वाले लोग हैं, चलिए आपके लिए क्लास हम एंड कर रहे हैं। और जो बच्चे यूट्यूब पे हैं, आप यूट्यूब आ जाइए। जो एप्लीकेशन वाले बच्चे यूट्यूब आ जाओ जल्दी से, आपका क्लास यहाँ पे एंड करते हैं और थोड़ा सा बातचीत